कहानी के पार्ट 3 को समझने के लिए पहले पार्ट 2 को देखें। एक बार फिर बादल जोरों से घमड़ धमड़ कर गरजे तो पंखुड़ी ने रुद्रवीर की नजरों में उलझी आंखों को खिड़की के बाहर कर लिया। रुद्रवीर ने चेहरे पर हाथ फिराया। बरसात की धुन उसके दिल के तार छेड़ रही थी। रुमाल निकालकर उसने पंखुड़ी की ओर बढ़ाया और गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। पंखुड़ी ने चेहरे पर ठहरी बूंदों को पोंछ लिया और ड्राइव करते रुद्रवीर के बालों में ठहरे बूंदों को पोंछकर रुमाल सामने डैशबोर्ड पर फैला कर रख दिया। बारिश ने रुद्रवीर के मूड को खुशनुमा कर दिया था और वो अपना पसंदीदा धुन की विस्कल कर रहा था। कौन सी? मौसम की बारिश और बारिश का पानी। अब मूर्ति के दुकान पर पहुंचे दोनों। तब तक मौसमी बारिश खत्म हो चुकी थी। हमेशा की तरह बाहरी दुनिया में घबराई सी पंखुड़ी रुद्रवीर का हाथ थामे चल रही थी। वहीं उसे घबराते देख रुद्रवीर कुछ सोच रहा था जो पंखुड़ी के भविष्य के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने में दुनिया एक पल भी नहीं लगाएगी। दुकान के अंदर बहुत ही मूर्तियाँ थीं। नॉर्थ इंडियन होने के नाते कुछ मूर्तियाँ जो सबके घर में होती है वो पंखुड़ी ने खरीदी। माता रानी की तस्वीर, राधा कृष्ण की मूर्ति, महादेव की मूर्ति और भी कुछ तस्वीरें ले ताकि घर पर ही छोटा सा मंदिर बना सके। तभी रुद्र बोला, और कुछ चाहिए? हाँ, तुलसी का पौधा। तो रुद्र बोला, लेकिन वो क्यों? तभी पंखुड़ी कहती है, साहब आपको नहीं पता, घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। पंखुड़ी ने माथा पीट कर इतनी मासूमियत से कहा कि रुद्रवीर को हंसी आ गई। सारा सामान गाड़ी में रखकर वो पंखुड़ी को लिए प्लांट नर्सरी गया। वहां से गमला सहित तुलसी पौधा लेने के बाद उसने एक दुकान के बाहर गाड़ी रोकी। तभी पंखुड़ी कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो रुद्र बोला, एक सेकंड बेटा, अभी पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी, कुछ मेकअप एसेसरीज दिखाइए, उसने सेल्स गर्ल से कहा। कुछ ही देर के बाद सामने मेकअप के सामान के भंडार लगे थे। तो रुद्र बोला, पसंद करो तुम। तभी पंखुड़ी कहती है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो रुद्र बोला, प्लीज लो ना, तुम्हारी गहरी आंखों पर काजल कितना खूबसूरत लगेगा। तो पंखुड़ी कहती है, काम का औरतों को खरीदारी के लिए बदनाम कराया जाता है, यहाँ मुझे जबरदस्ती खरीदारी करवाई जा रही है। तो रुद्र बोला, तो तुम भी तो सबसे अलग, तुम जिद ही नहीं करती किसी चीज़ की, इसलिए तुम्हारे हिस्से की जिद मैं ही कर लेता हूँ। रुद्रवीर ने धीमे से उसके कान में कहा। पंखुड़ी ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसकी ख्वाहिशों के हिसाब से पसंद करने लगी। तो रुद्र कहता है, तुम देखो, मैं एक कॉल अटेंड करके आया, तुम यहीं रहना बेटा। रुद्रवीर साइड होकर बात करने लगा। पंखुड़ी चीज़ें पसंद करते हुए बीच बीच में उसे देख रही थी। तभी एक आवाज़ आई, आप बहुत खुशकिस्मत है मैम, सर आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो इतने प्यार से खरीदारी करवा रहे हैं, सेल्स गर्ल्स ने कहा। तो पंखुड़ी नज़र झुकाकर धीमे से मुस्कुराई और बोली, प्यार नहीं मोहब्बत जो दो अनजान के रूहे को जोड़ती है। पंखुड़ी के हिलते लब धीरे से बुदबुदाए, जो उसकी हल्की सी मुस्कान को गहरा खींच के। तभी रुद्र आया और बोला, क्या बात है जालिमा, मैं कहता हूँ तो एक मुस्कान के लिए तड़पाती हो और अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो। मेरे बारे में ही सोच रही थी ना? कान के पास धीमी फुसफुसाहट हुई तो पंखुड़ी ने अपने बगल खड़े रुद्रवीर को देखा और बोले, आपके अलावा कोई और हो सकता है क्या मेरे मुस्कुराने की वजह? तभी रुद्र कहता, हाय ऐसे तो ज़्यादा बोलती नहीं, और जब बोलती है तब कसम से दिल लूट कर ले जाती है। रुद्रवीर ने दिल पर हाथ रखकर कहा तो सेल्स गर्ल्स खिलखिला उठी। वहीं पंखुड़ी ने झेंप कर चेहरे पर हाथ रख सिर झुका लिया। रुद्रवीर भी झेंप गया था। जल्दी जल्दी पेमेंट कर वो पंखुड़ी को लेकर वहां से निकल गया। पूरे रास्ते पंखुड़ी रुद्रवीर को घूर रही थी। तो रुद्र कहता, कितना घूरोगी पंखु, खाओगे क्या मुझे? तभी पंखुड़ी कहती है, कितने बड़े वाले दुष्ट हैं आप। क्या था वो जो आपने वहाँ किया? वो दीदी कैसे हंस रही थी, कितना अजीब लगा मुझे। आप ना सच में बहुत बड़े दुष्ट आदमी हैं। पंखुड़ी ने क्यूट सा गुस्सा किया और मुंह फुला लिया। तभी रुद्र बोला, मान जाओ। उसके फूले हुए गाल पर उंगली के पोर से क्लिक करते हुए रुद्रवीर ने प्यार से कहा, और बस इतना काफ़ी था उस रूठी लड़की को मनाने के लिए। दोनों घर की ओर लौट गए और रास्ते में मौसम की बरसात दोबारा झिम झिम बरसने लगी। रुद्र जैसे कुछ तो खास बात होगी हमारी मोहब्बत में, जो उसकी पाक साफगी का गवाह बनने बादल अपनी बूंदों को बेचता है। खिड़की के बाहर झांककर रुद्रवीर ने सोचा और मुस्कुरा उठा। बरसात की धुन सुनते दोनों घर पहुंचे तो पंखुड़ी को गाड़ी से उतरने से मना कर दिया रुद्रवीर ने, और भागते हुए अंदर जाकर छाता लेकर आया। इस
सबसे वो खुद भी भीग गया था। कार का गेट खोल छाता ओपन कर बोला, अब बाहर आओ पंखु। तभी पंखुड़ी कहती है, अब क्या फायदा छाते का, आप तो भीग गए ना। तो रुद्र बोला, कोई नहीं, तुम्हें कैसे भीगने देता, बीमार पड़ जाती तुम। चलो जल्दी छाते के नीचे। पंखुड़ी को लिए खुद भीग रहा था वो। घर में जाते दोबारा उसने सामने वाले घर के बालकनी की ओर नजर घुमाई। इस बार भी वासु रेडी उसे देखता मिला। रुद्रवीर ने 2 पल उसको घूरा तो वो अंदर चला गया। रुद्र कहता, तू तो ठुकेगा बेटा, वो भी कायदे से। रुद्रवीर ने उसी की ओर देखते हुए सोचा। फिर पंखुड़ी को उसके घर छोड़कर अपने भीगे कपड़े बदलने के लिए अपने घर चला गया। तभी पंखुड़ी कहती है, जितनी मेरी परवाह करते हैं उसका थोड़ा सा भी खुद का क्यों नहीं करते, आपको सर्दी लग जाएगी तो। रुद्रवीर कपड़े बदल कर आया तो प्यारी सी डांट के साथ पंखुड़ी ने पानी में दालचीनी, अदरक, इलायची वगैरह को उबाल कर बनाया काढ़ा उसे थमाया, जिसे देखकर रुद्रवीर ने कड़वा सा मुँह बनाया तो पंखुड़ी उसे घूरने लगी मानो बोल रही हो, अभी इतना डांटा और डांटूं क्या। तभी रुद्र कहता, अच्छा रूठो नहीं, पी रहा हूँ। रुद्रवीर ने मुँह सिकोड़ कर कहा और ऐसे सोफे पर बैठा जैसे कोई बहुत बड़ा काम करने वाला हो, लाइक कोई मिसाइल बनाना। उसके इस बचपने को देख पंखुड़ी हंस पड़ी और उसके पीछे खड़े होकर टॉवल से उसके भीगे बाल पोंछते हुए बोले, आप मुझे बच्ची बोलते हैं और खुद बच्चों जैसे करते हैं। पी कर देखिए, कड़वा नहीं है बिल्कुल भी, नमक मिलाया है, कड़वापन दूर होगा। पक्का। रुद्रवीर ने एक बहन उचकाते हुए उस काढ़े को घूर रहा था तो पंखुड़ी कहती है, भरोसा करिए साहब, बिल्कुल कड़वा नहीं होगा। तभी रुद्र कहता है, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। उसने पहले थोड़ा घबराते हुए मुँह बनाते हुए उसने पहला घूंट पिया। वाकई कड़वा नहीं था। पूरा काढ़ा खत्म कर बोला, नाइस, मैं तो काढ़े के नाम से ही कड़वा सोच लेता हूँ, पर यह कड़वा नहीं है। तभी पंखुड़ी कहती है, मैंने तो कहा ही था, आप ही इतने नखरे कर रहे थे। रुद्र ने कहा, माफी सरकार। रुद्र ने नौटंकी करते हुए कहा और दोनों हंस पड़े। अब अगले दिन सुबह भजन की आवाज आती है, मन बसिया ओ काना रंग रसिया ओ काना, पवन प्रभाती जग को जगाती भंवरे भी करते गुंजन। सुबह सुबह एकदम भोर में इस मीठे से भजन से घर बिल्कुल पवित्र हो गया था। अगरबत्ती और गेंदे के फूलों की खुशबू से हवाएं शुद्ध हो गई थी। घर के मंदिर के सामने बैठी पंखुड़ी पूजा कर रही थी। अंदर मंदिर की पूजा कर वो आरती के लिए बाहर उसके और रुद्रवीर के घर को जोड़ने वाली बाउंड्री को कोहनी तक के हाइट की थी। उस पर तुलसी पौधे का गमला रखा था जिसे वो पूज रही थी। भजन की मीठी आवाज सुन रुद्रवीर आंखें मसलते हुए बाहर आ गया। पंखुड़ी को देखा, वो मंदिर में भगवान को चढ़ाए जाने वाले पवित्र धागे के मनित लगी। रुद्रवीर को वो जाकर दोनों हाथ सीने से बांधे उस बाउंड्री से टिक कर खड़े हो गया और नजरें आदत अनुसार जमा दी उस पाक साबकी की मूर्ति पर। अब उसने तुलसी को जल अर्पण कर उसने सूर्य देव को जल चढ़ाया और रुद्र को देखकर बोले, आप इतनी जल्दी उठ गए साहब, चाय बनाऊं आपके लिए। तो रुद्र कहता है, इतनी प्यारी सी आरती से नींद कैसे नहीं खुलेगी, और हैरानी से बोला, तुम चाय बनाओगी। तो पंखुड़ी कहती है, आपको देखकर सीख गई हूँ, बनाओ। तो रुद्र बोला, हाँ ओके, उसके बाद तैयार हो जाना, 7 बजे कहीं जाना है हमें। पंखुड़ी कहती है, कहाँ। तो रुद्र कहता है, अभी नहीं बताऊंगा, बस इतना जान लो कि बहुत ज़रूरी है, तब तक मैं एक और ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ, तुम जाओ अंदर। तभी पंखुड़ी बोली, जी पहले आरती तो ले लीजिए। रुद्र ने कहा, 1 सेकंड। रुद्र ने आरती ली और फिर पंखुड़ी अंदर चली गई। उसके जाते ही रुद्र ने गुस्से में उस रेडी के बालकनी की ओर घुमा जहां अभी जस्ट 2 मिनट पहले उसने वासु रेड्डी को खड़े होकर पंखुड़ी को ताड़ते हुए देखा था। अब बात उसके बर्दाश्त से बाहर जा रही थी। तभी वासु के घर में डिंग डोंग की आवाज़ आई। बेल बजने पर वासु ने दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने रुद्रवीर को देखकर उसके चेहरे के रंग उड़ गए। तभी रुद्र बोला, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर वासु रेड्डी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वासु कहता है, सॉरी आई डोंट नो यू। उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन रुद्रवीर ने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया तो मिस्टर रेड्डी पीछे की ओर लड़खड़ा गया और शायद गिर भी जाते अगर पीछे से उसकी वाइफ मिस सविता रेड्डी ने उन्हें ना पकड़ा होता। तभी एक आवाज़ आई, यस कौन, क्या चाहिए आपको। सविता ने स्वीटली पूछा। तभी रुद्रवीर ने एक नज़र वासु को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मिसेस रेड्डी, मैं कुछ दिन पहले सामने वाले घर में शिफ्ट हुआ हूँ और मेरे बगल वाले घर में
मेरी होने वाली बीवी शिफ्ट हुई है, तो सोचा पड़ोसी से जान पहचान बढ़ा लो। तभी श्वेता बोले, आइए अंदर आओ जी, आपको हमारा हाथ का स्पेशल चाय पिलाती हूँ जी। सविता बहुत खुश हुई नई पड़ोसी के बारे में जानकर। रुद्रवीर अंदर जाकर बैठा। सविता चाय बनाने के लिए जा रही थी तो उसे रोक रुद्रवीर ने कहा, चाय रहने दीजिए, एक्चुअली मैं अपनी वुड बी वाइफ से बहुत लव करता हूँ और मेरे लिए पहली बार चाय बना रही है जिसे मैं मिस नहीं करना चाहता। आप बैठिए, कुछ बात करनी है। सोचता हूँ आपके सामने ही बताऊँ तो सही रहेगा। तभी रुद्र बोलता है, अच्छा मिसेस रेड्डी, लगता है मिस्टर रेड्डी को गार्डनिंग का बहुत शौक है। तो श्वेता बोली, आइए आइए। नहीं जी, बालकनी का सारा प्लांट लगाया है जी, वासु को तो गार्डनिंग से हेट है जी। तभी रुद्र बोला, ओह तो फिर मिस्टर रेड्डी मुझे हमेशा बालकनी में चिपके हुए पौधों में गुस्से क्यों दिखाई देते हैं। रुद्रवीर ने इतना कहते ही श्वेता वासु की ओर मुड़कर बोली, वासु व्हाट इज दिस, यू डू गार्डनिंग। तभी रुद्र कहता है, अरे नहीं नहीं मिसेज रेड्डी, आप गलत समझ रही हैं। मिस्टर रेड्डी पौधे के पास लटके जरूर रहते हैं लेकिन गार्डनिंग के लिए नहीं, मेरी होने वाले वाइफ को गुड़ने के लिए। ये बात कहते हुए रुद्रवीर का चेहरा सख्त हो गया। तभी व्हाट नॉनसेंस इज दिस, वासु गुस्से में बिलबिलाकर उठा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर रुद्रवीर ने उसे बिठाया और बोला, आपको पता है मिस्टर वासु रेड्डी, हमारे नॉर्थ इंडियंस में एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार। यहाँ तो अनार भी मेरी है, उसके पीछे बीमार भी मैं ही हूँ। फिर ये अनार और बीमार के बीच कोई कीड़ा क्यों कुल बुलाने आ रहा है। रुद्र ने कहा, लिसन मिसेस रेड्डी, आप अच्छी इंसान लगती हैं, इसीलिए प्यार से आपके सामने आपके पति को समझा रहा हूँ। इस नज़र से तो आज तक अपनी पंखुड़ी को देखने की हिम्मत मैंने भी नहीं की और आपके पति उस पर नज़र डालने का गुनाह कर रहे हैं। बहुत बार नोटिस किया है पर इग्नोर कर दिया गलत फहमियाँ समझकर। लेकिन वासु एक बात दिमाग में ठूस ले। उसने टी शर्ट की बाजू के पास उंगली घुसाकर उंगली हल्के से घुमाई। उसकी फूली हुई कसरती मांसपेशियों का उभार नजर आने लगा जिसे देख वासु की आंखें लगभग बाहर लटक ही गई। तभी रुद्र बोला, वो जिंदगी है मेरी, सी इज माई लाइफ एंड द रीजन ऑफ माई सर्वाइवल। उस पर नजर डालने की हालत पंक्चर और हवा टाइट कर दूंगा। तभी वासु कहता है, तुमको क्या लगता है तुम आकर हमको धमकाएगा और हम डर जाएंगे? हम क्यों देखेंगे तुम्हारी होने वाली वाइफ को? चुप। रुद्रवीर ने घुराते हुए उसके होठ पर उंगली रखा तो उसके डोले सोले देख वासु मिमियाते हुए बिल्कुल चुप हो गया। तभी रुद्रवीर खड़े होकर बोला, संभालिए अपने पति को मिसेस रेड्डी, उम्मीद है कि दोबारा न आना पड़े मुझे, वरना अगली बार प्यार से बिठाकर समझाऊंगा नहीं, पहले कायदे से तोड़ूंगा एक एक हड्डी, फिर उन टूटी हड्डियों के साथ आपके पति को कबड्डी खिलाऊंगा। दोबारा उसकी ओर देखते मिले तो बहुत मारूंगा, इतना कि सारी काउंटिंग भूल जाएगा तू। याद रखना रुद्रवीर ठाकुर हूं मैं। रुद्र मतलब महाकाल का रौद्र रूप, और रुद्र अपने रौद्र रूप में आ गया तो मारूंगा 10 और गिनूंगा 1। उसे देखने की भी गलती मत करना, छूने के ख्वाब देखना तो डायरेक्ट मौत का बुलावा होगा। वासु के गाल थपथपाकर बहुत प्यार से समझाकर रुद्रवीर वहां से निकल गया। अंदर से आती चीजें गिरने की आवाज बता रही थी कि रुद्रवीर से बातों से लात खाने के बाद वासु रेड्डी अंदर श्वेता रेड्डी से रियल वाले लात गुस्से खा रहे थे। तभी पंखुड़ी कहती है, कहाँ रह गए थे आप? चाय ठंडी हो गई, आप बैठिए मैं गर्म करके लाती हूँ। तभी वासु के यहाँ से रुद्रवीर ने पहले गली के दुकान से एक चॉकलेट ली, फिर अपने घर गया, फ्रेश होकर पंखुड़ी के यहाँ आया। पंखुड़ी ने चाय गर्म कर उसे दिया और उसके रिएक्शन का उत्सुकता से इंतजार करने लगी। रुद्रवीर जानता था पंखुड़ी की उत्सुकता को, इसलिए उसे परेशान करने के लिए आराम से खिड़की के बाहर की खिली धूप को देखते हुए चाय सुड़क रहा था। उसने पूरी चाय खत्म की तो पंखुड़ी उसका मुँह ताकने लगे। तो रुद्र कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? दोनों बहुएं उचकार कर उसने पूछा। तो पंखुड़ी ने मुँह एक बार फिर राइट और फिर एक बार लेफ्ट मुँह सिकोड़ा और चाय का कप उठाकर मुँह फुलाई किचन की ओर बढ़ गए। तो रुद्र बोला, सो स्वीट, नाराजगी भी कितनी क्यूट है तुम्हारी। धीरे से बुदबुदाकर रुद्रवीर उसके पीछे पीछे किचन में गया और हाथ बांधे उसके पीछे खड़े होकर बोला, कोई रूठी हुई है मुझसे? कोई कुछ बोल नहीं रही, लगता है बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कैसे मनाऊं?
मैंने तो सोचा था मेरी पंखू ने इतनी अच्छी चाय बनाई तो मैं उसे उसके ही जैसी मीठी सी चॉकलेट दूंगा, पर पंखू तो नाराज है। रुद्रवीर पीछे खड़ा होकर बोल रहा था। उसकी बातें सुन पंखुड़ी पलटी तो उससे टकरा गई, लेकिन उसने पंखुड़ी को थाम कर गिरने से बचा लिया। तो रुद्र बोला, बहुत अच्छी बनी थी चाय, अब तो मैं रोज तुमसे चाय की जिद करने वाला हूँ, तुम बनाओगी ना? तो पंखुड़ी कहती है, आप तब से जानकर मुझे परेशान कर रहे थे ना? पंखुड़ी ने निचला होठ निकाल कर रूठे हुए कहा तो उसे उठाकर स्लेब पर बिठाकर रुद्रवीर ने पॉकेट से चॉकलेट निकाल कर उसे दिया और बोला, वो मेरा हक है और मैं हमेशा तुम्हें परेशान करूंगा, सताऊंगा, तुम्हें छोड़ूंगा, तुम्हें छेड़ूंगा, जब तुम रूठ जाओगी तो मनाऊंगा और तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करूंगा जिसकी कोई इंतहा ना हो, लेकिन इसके लिए इंतज़ार करूंगा जब तुम मुझे सारे हक सौंपोगी मेरी बीवी बनकर। हमेशा की तरह रुद्रवीर की बातों के आगे वो लाजवाब हो गई। उसने बस चेहरा नीचे कर लिया जिससे जुल्फों के घेरे में उसका चेहरा कुछ ऐसे छिपा जैसे बादलों के झुंड के बीच चांद छिपा हो। उसकी ठुड्डी पर उंगली रखकर रुद्रवीर ने उसका चेहरा ऊपर किया और उन जिद्दी जुल्फों को पंखुड़ी के गाल सहलाने से रोककर बोला, तैयार हो जाओ तुम, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो पंखुड़ी कहती है, पर और कितना तैयार हूँ? पंखुड़ी ने खुद को देखकर कहा। तो रुद्रवीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोला, बाल कंघी करने तो बोल रहा हूँ मासूम लड़की, तुम करोगी या मैं? तो पंखुड़ी कहते, नहीं मैं जा रही हूँ। वो उठकर कमरे की तरफ भाग गई और रुद्रवीर बस उसे भागते हुए जाते देखता रह गया। अब दोनों कार में बैठकर चले गए। तभी पंखुड़ी कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं साहब? रुद्रवीर ने एक जगह गाड़ी रोकी तो पंखुड़ी उत्सुकता से बाहर झांक रही थी। एक इमारत थी जिसके बाहर बोर्ड लगा था। पंखुड़ी उसे पढ़ नहीं पाई। उस पर लिखा था, वे टू एजुकेशन एल्डर स्कूल। तो रुद्र बोला, चलो बताता हूँ। रुद्र उसे लेकर स्कूल के अंदर गया। उसने पहले से ही बात कर रखा था, इसलिए स्कूल की एक टीचर मिस मीना थोड़ा आगे ही मिल गई। कुछ पेपर्स थे उसके हाथ में जिन पर रुद्रवीर ने साइन किया। फिर पंखुड़ी से बोला, पंखु, ये बड़े लोगों का स्कूल है। बचपन में जिनकी पढ़ाई किसी भी कारण से नहीं हो पाती है वो यहाँ पढ़ते हैं। मैंने तुम्हारा एडमिशन करा दिया है आज और तुम स्कूल जाओगी और पढ़ोगी ना? तो पंखुड़ी ने सिर हिला दिया और नजरें झुकाकर आंखों की नमी को छिपा लिया। पर वो मोहब्बत ही क्या जो महबूब के आंसू को देख सके। रुद्रवीर ने उसके आंसू पहुंचे और बोला, तुम जानती हो ना तुम्हारे आंसू कितने चुभते हैं मुझे, फिर भी तुम्हारी आंखों से नल की तरह पानी टपकते रहता है। प्लीज मत रो, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बेटा जिसके लिए तुम गंगा जमुना बहो। अच्छा, इनसे मिलो, ये है मिस मीना, तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी इनकी है, तुम्हें इनके साथ ही पढ़ना है और मैं आऊँगा तुम्हें लेने दोपहर में, तुम जाओ इनके साथ। पंखुड़ी के गाल थपथपाकर रुद्रवीर ने कहा। तो एक नज़र उसे देख पंखुड़ी मिस मीना के साथ आगे बढ़ गई। रुद्रवीर गाड़ी से टिक कर खड़ा उसे जाते देख रहा था। समझता था वो भी कि पंखुड़ी की नर्वसनेस को, जब छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तब अपने माता पिता से दूर अनजानों के साथ रहने से थोड़ा घबराता है, अकेले पढ़ने का डर सताता है उसे। पंखुड़ी भी उसी छोटे बच्चे की जैसी थी, किसी अनजान को देख घबरा जाती है, और यहाँ तो सारे अजनबी होंगे। पंखुड़ी बार बार पीछे पलटकर रुद्रवीर को देख रही थी। रुद्रवीर ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया तो वो मुड़कर आगे बढ़ गई, फिर अचानक रुककर रुद्रवीर के पास आकर गले लग गई। रुद्रवीर ने इशारे में मिस मीना को 2 मिनट का एक्सक्यूज़ मांगा और पंखुड़ी को सर प्यार से सहलाते हुए बोला, पता है सोना, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई हिंदी मूवी में पापा के रोल पर हूँ और तुम बेटी वाले रोल पर, और इस वक्त तुम्हारी विदाई चल रही है। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने सिर उठाकर उसे बुरा सा मुँह बनाकर घूरा। रुद्रवीर ने हंसते हुए उसका माथा चूमा और बोला, बस थोड़ी देर की तो बात है, दोपहर में मैं लेने आ जाऊंगा, जल्दी तुम्हें आदत लग जाएगी, फिर बिल्कुल घबराना नहीं होगा। तभी पंखुड़ी पूछती है, आप आएंगे ना लेने? तो रुद्र कहता है, बिल्कुल जान, तुम्हें लेने आऊँगा, अब जाओ वरना तुम्हारी टीचर मुझे पनिश करेगी, जाओ। उसने पंखुड़ी के सर पर हाथ फेरा तो पंखुड़ी मुड़कर मिस मीना के साथ अंदर चली गई। रुद्रवीर उसके जाने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल गया। दोपहर में वादे के मुताबिक रुद्रवीर उसे लेने आया और उसे घर पहुंचाकर वापस ऑफिस चला गया। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद
आदत अनुसार कुछ देर पंखुड़ी के गोद में सिर रखे लेट गया। पंखुड़ी उसके बालों में हाथ फिराते हुए उसे अपने पूरे दिन के बारे में बता रही थी। उसकी चहक बता रही थी कि एक ही दिन में उस जगह काफ़ी मन लग गया था उसका। रुद्रवीर उसे खुश देखकर बहुत खुश था, जिनकी इसी रफ्तार से लहरें पर आ गई थी। रोज सुबह पंखुड़ी की आरती से जागना, फिर पंखुड़ी को स्कूल ड्रॉप कर ऑफिस जाना, दोपहर में उसे घर पहुंचाना, शाम को उसकी सुनना, अपनी सुनाना, फिर साथ मिलकर डिनर करना। रोज रात को पंखुड़ी को सुलाकर रुद्रवीर अपने घर चला जाता था। पंखुड़ी रोज रोज खाना बनाना सीख रही थी और इस गुजरे 1 महीने के वक्त में काफ़ी कुछ सीख गई थी। रोटी गोल तो नहीं बनती थी, पर अब कच्ची या जली नहीं होती थी। सब्जी में मसाले का अंदाज़ा लग चुका था उसे। आटे को गूंथना सीख गई थी उसने। सुबह का नाश्ता दोनों मिलकर बनाते थे और रात का खाना रुद्रवीर के लौटने से पहले ही पंखुड़ी बना कर रखती थी। दोपहर में रोज़ रुद्रवीर पंखुड़ी को स्कूल से लौटते वक्त बाहर ही लंच करा देता था और पंखुड़ी ज़बरदस्ती भी उसे खिलाया करती थी। इन शॉर्ट कहे तो उसकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। प्यार से सिंचा आशियाना महबूब का साथ और दिलों से मोहब्बत हो तो हर लम्हा खूबसूरत हो ही जाता है। बहुत खुश थे दोनों। रुद्रवीर हमेशा अपनी बेलौस मोहब्बत न्यौछावर करता था पंखुड़ी पर, कभी परेशान करता तो कभी किसी बात पर छेड़ता था। और पंखुड़ी वो भी रुद्रवीर की खुशी के लिए छोटी छोटी चीज़ें किया करती थी। कभी ऑफिस से लौटने पर उसके बालों में तेल लगाकर मालिश कर देती, तो कभी उसके लिए उसके पसंद का कुछ बनाने की कोशिश करती। कभी कभी वो रुद्रवीर पर मोहब्बत की इनायत कर देती तो रुद्रवीर खुशी से झूम उठता था। इतनी खुशियाँ तो कभी ख्वाबों में भी पंखुड़ी ने पाने की हिम्मत नहीं की थी, पर आज जैसे सारी खुशियाँ उसके दामन में आकर सिमट गई थी। स्कूल के कारण अजनबियों के बीच रहने पर होने वाली घबराहट कम हो गई थी उसकी। थोड़ा थोड़ा बेसिक सीखा था उसने और हर रात डिनर के बाद कुछ देर रुद्रवीर उसे पढ़ाता था। रुद्रवीर ने उसे उम्मीद और चाह से ज़्यादा मोहब्बत दी थी। एक छोटी सी खरोंच लग जाने पर ज़बरदस्ती उसे बिठाकर खुद घर का हाउस क्लीन, कुक, क्लॉथ वॉशर बन जाता। मजाल है जो पंखुड़ी के कितनी ही जिद करने पर वो उसे एक भी काम करने दे। उसके बीमार पड़ने पर पूरी रात आंखों ही आंखों में बिता देता था। ये रुद्रवीर के मोहब्बत का असर था, जो आंसू ने बहुत ही खूबसूरती से पंखुड़ी की आंखों से रिश्ता तोड़कर उसके चमक और होठों पर मुस्कान सजाई थी। सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर भी कुछ था जो दोनों को खटक रहा था, पर दोनों ने एक दूसरे को इसका अंदेशा नहीं होने दिया। रुद्रवीर ध्यान देता था वासुरेड्डी पर, लेकिन वो बालकनी में ज़्यादा दिखता नहीं। फिर ये क्या था जो उसे बार बार खटक रहा था? पंखुड़ी को भी हमेशा ऐसा लगता था जैसे किसी की चुभती नज़र उस पर रह रही है, मगर बहम समझकर वो इग्नोर कर देती थी। पर शायद यही उसकी गलती थी। वासुरेड्डी की गिरज जैसी नजरें उस पर चिपक गई थी। रुद्रवीर की मौजूदगी में भले ही बालकनी में नहीं आता, पर उसके एब्सेंस में वासु की नजरें पंखुड़ी के घर पर ही टिकी होती थी। कभी घर के बाहर से गुजरते हुए अंदर झांकने की कोशिश करता तो कभी दूरबीन से देखता। धीरे धीरे वक्त इसी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। आज उन्हें 3 महीने पूरे हो गए थे और आज ही के रात भीगी भीगी सी वो मासूम बारिश की लड़की रुद्रवीर की गाड़ी के सामने आकर उसका दिल लूट कर ले गई थी। रुद्रवीर आज पंखुड़ी को पर्ल वैली लेकर गया। खूबसूरत सी जगह है, बिल्कुल प्रकृति के गोद में ऊंची ऊंची चट्टानें और उसके बीच में बहती पानी की धारा, चट्टानों से टकराकर नीचे गिरते पानी की वो कल कल करती ध्वनि और चारों ओर हरियाली, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। पंखुड़ी हैरानी से पलकों को बार बार झपकाती इस खूबसूरत नज़ारे को देख रही थी। पहली बार झरना देखा था उसने। छोटे बच्चे की तरह रुद्रवीर की बाहें थामे वो सब कुछ देख रही थी। कभी खुशी से चहकते हुए कुछ बोलती तो कभी कुछ पूछती। पूरा दिन उनका उस खूबसूरत सी वैली में गुजरा। रुद्रवीर ने 100 से भी ज़्यादा तस्वीरें खींची होगी पंखुड़ी की। कोई चट्टान पर बैठी तो कभी पानी से खेलती, कभी बच्चों जैसे मुँह बनाती। हर लम्हे को कैप्चर किया था उसने, ताकि इन सबको एक खूबसूरत याद की तरह अपने आशियाने में सजा सके। शाम को 7 बजे के करीब पंखुड़ी को लिए वो बाहर निकला। टाउन यहाँ से दूर था, जिसके कारण वक्त ज़्यादा लगने वाला था। टाउन पहुंचने में कमाल का इत्तेफाक था, जो आज भी उसी रात के जैसे तेज झिमिर झिमिर बारिश होने लगी थी। बारिश तेज रुद्रवीर की मुस्कान गहरा गई। उसने कार हाईवे के साइड में रोक दी और पंखुड़ी की ओर प्यार से देखा, जो गाड़ी रोकने पर उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी और बोले, क्या हुआ साहब,
गाड़ी क्यों रोक दी आपने? तो रुद्र कहता है, तुम्हें याद है पंखु, 3 महीने पहले आज ही के दिन तुम मुझसे टकराई थी। तुम्हारे कान में भीग गया था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मैं नहीं जानता था कि उस एक रात के बाद बारिश मेरे लिए इतनी अजीज हो जाएगी। भीगोगी दोबारा मेरे साथ, इस बार अजनबी बनकर नहीं, इस बार कोई गुस्सा या चिढ़ नहीं, इस बार कोई डर नहीं, सिर्फ तुम और हमारी मोहब्बत की सच्ची गवाह है ये बारिश। रुद्र भी उससे टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी बातें सुन पंखुड़ी के गाल एक पल में ही गुलाबी हो गए। उसने सिर उठाया तो उसने सिर हिलाया तो रुद्रवीर ने खुश होकर म्यूजिक का प्लेयर में गाना प्ले किया। नीचे उतरा और पंखुड़ी के साइड का दरवाज़ा खोला। उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ थामकर पंखुड़ी बाहर आ गई। ऊपर बादल घुमड़ घुमड़ गरजते हुए उन पर बारिश की बूंदों में खुली मोहब्बत इनायत कर रहा था। आज पंखुड़ी ने कोई कोशिश नहीं की अपने जज्बात छिपाने की। आज उसकी आंखें बेखौफ इजहार करने पर तुली थी, उस मोहब्बत की जो शायद पहली ही मुलाकात से उसे जोगन बना गई। तभी रुद्र बोला, पंखु शादी करोगी मुझसे, बीवी बनोगी मेरी? पंखुड़ी ने सिर उठाकर उसे देखा। क्या वो वाकई बढ़ पाएगी रुद्रवीर की ओर? क्या इन 3 महीनों में चौधरी ने उसकी तलाश करना बंद कर दी होगी? हाँ, ये सच था कि उसके सारे डर बेमानी हो गए। हर एक खौफ को रुद्रवीर की मोहब्बत ने खूबसूरती से ख़त्म कर दिया। पर अगर कल को अतीत के खौफ लौट आए तो कल को चौधरी उनकी ज़िंदगी में ग्रहण बनकर लौट आया तो? वो बढ़ना चाहती थी, उसकी होना चाहती थी, पर क्या वो ऐसा कर पाएगी? ये सारी बातें पंखुड़ी के जहन में उतरी, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश में वो बेचैनी से रुद्रवीर को देख रही थी। तो रुद्र कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा हमेशा। पर एक बात बोलूँ, कभी कभी तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि जैसे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत है। कभी कभी लगता है ये सब मेरा वहम है। सच क्या है पंखु? क्या तुम्हें अब तक मेरी मोहब्बत के इंतहा पर भरोसा नहीं हुआ, या तुम अभी इस मोहब्बत को आजमाना चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, या तुम मुझे मोहब्बत नहीं? पंखुड़ी जान से भी ज़्यादा चाहती हूँ। पंखुड़ी ने कहा, जान से भी ज़्यादा चाहती हूँ आपको। उसकी बात काटते हुए पंखुड़ी ने कहा तो रुद्रवीर, जो अपनी हीरो में उसे सवाल कर रहा था, जो वो खामोश सा उसे एक टुकड़ देख रहा था। तो पंखुड़ी कहती है, हर खामोशी का मतलब इनकार नहीं होता साहब, कुछ खामोशियाँ इकरार भी होती है। तो रुद्र बोला, मतलब तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम बोलो ना बेटा। रुद्रवीर बेचैन सा हो उठा सुनने के लिए। उसकी बेताबी देख पंखुड़ी ने उसके सर पर हाथ रखा और पंजा पर खड़े होकर हौले से उसका माथा चूम लिया। ये पहली बार था जब अपनी मोहब्बत का एहसास उसने रुद्रवीर के माथे पर रखा था। रुद्रवीर की आंखें बंद होते हुए आंसू की एक बूंद लुढ़के तो पंखुड़ी कहती है, मैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके छाँव में बिताना चाहती हूँ साहब। अपनी ज़िंदगी का एक एक पल आपके साथ बांटना चाहती हूँ। क्या बनाएंगे आप मुझे अपनी जीवन साथी? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे भी इस कदर मोहब्बत करेगा। हमेशा खुद को बदनाम माना, पर आपने एहसास दिलाया कि इंसान तन से नहीं मन से नापाक होता है। सभी लड़कियों की ख्वाहिश शादी होती है, सभी लड़कियों की ख्वाहिश होती है शादी की, पर इस सब ने हमेशा मुझे नापाकीज़गी का एहसास कराया। पर आज इस सब को अपनी ज़िंदगी में जोड़ना चाहती हूँ। करेंगे मुझसे शादी, बनाएंगे मुझे अपनी बीवी? बोलिए, थामेंगे मेरे हाथ? तो रुद्र ने इसका जवाब उसका माथा चूमकर दे दिया। अब अगले दिन सुबह पंखुड़ी पूजा कर रही थी और हर रोज़ के तरह रुद्रवीर उस बाउंड्री से टिक कर हाथ बांधे खड़ा उसे देख रहा था। मगर आज बेचारी पंखुड़ी मारे शर्म के उसकी ओर देख भी नहीं पा रही थी। उसके भीगे से इजहार पर मिले उस रूहानी जवाब का एहसास अब तक उसके गालों पर हया का बादल बने छाया था। उसने रुद्रवीर को आरती दी तो रुद्रवीर बोला, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो पंखु, कोई खास बात है क्या? तो पंखुड़ी कहती है, हो गए आप शुरू, सुबह उठने के साथ ही मुझे छेड़ना जरूरी है क्या साहब? तो रुद्र कहता है, हाँ जी, आप जब इसे शर्मीला सा गुस्सा करती है तो कसम से मन करता है मैं आपको छेड़ता ही रहूं और आप गुस्सा करते रहें। तभी पंखुड़ी बात बदलते हुए कहती है, तैयार हो जाइए ऑफिस के लिए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। तभी रुद्र बोला, जी कहिए, आज स्कूल से लौटते वक्त मंदिर चलना है। ये वो क्यों? तो रुद्र कहता है, शादी की तारीख फिक्स करके मंदिर में बुकिंग कर लेंगे। नाश्ते के बाद पंखुड़ी को स्कूल पहुंचाकर वो ऑफिस चला गया।
आज एक अलग ही चमक थी उसके चेहरे पर। खुशी उसके लहजे में झलक रही थी। पंखुड़ी के चेहरे पर रह रहकर शर्म के गहरे उतर रहे थे। वो खुश थी, बहुत खुश थी। रुद्रवीर के साथ अपना आशियाना सजाने के ख्वाब देकर मोहब्बत करने वाला साथी मिले तो मुस्कान जिंदगी का अटूट हिस्सा बन जाता है। स्कूल छुट्टी हुआ तो रुद्रवीर उसे वहाँ से प्रसिद्ध शिव मंदिर शिवा टेम्पल ले गया, जो फेमस है वहाँ मौजूद 65 फीट ऊंची शिव की मूर्ति के लिए। पंखुड़ी इतनी बड़ी मूर्ति देख हैरान रह गई थी। दोनों ने पहले भगवान के दर्शन किए, फिर पंडित जी से मिलने गए। पंडित जी बहुत ही प्रख्यात थे, जो हाथों की रेखाओं को पढ़ने की विद्या जानते थे। उन्होंने दोनों की हथेली देखी और बोले, तुम दोनों के हाथों की रेखाएं बताती है कि बहुत बड़ा संकट तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, लेकिन एक दूसरे का साथ और हिम्मत से उस संकट को पार किया जा सकता है। विवाह के लिए आज से पहले सोमवार तक सारे दिन शुभ है। उसकी बात सुन पंखुड़ी बेचैन हो उठी, लेकिन रुद्रवीर ने उसे समझा बुझाकर शांत कर दिया। तय हुआ कि अगले सोमवार को दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। पंडित जी का आशीर्वाद लेकर दोनों घर के लिए रवाना हो गए। वैसे तो आज रुद्रवीर ने ऑफिस से हाफ डे लिया था, मगर इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए उसे 1 घंटे के लिए ऑफिस बुलाया गया था, इसलिए पंखुड़ी को ड्रॉप करके जाने वाला था वो। और पंखु से बोला, पंखु बेटा मत सोचो ना, ये सब अच्छा होगा। तो पंखुड़ी घबराई हुई कहती है, लेकिन पंडित जी ने कहा है। तभी रुद्र बोला, उन्होंने कहा है संकट आएगी, पर ये भी तो कहा था ना कि साथ और हिम्मत से संकट पार हो जाएगी। साथ तुम हो मेरे और हिम्मत भी मेरी तुम ही हो, तो बस परेशान होने की क्या ज़रूरत है। स्माइल करो ना पंखु, बस 5 दिन फिर तुम मिसेस पंखु से फिर तुम मिस पंखु से मिसेस पंखुड़ी बन जाओगे। तो पंखुड़ी कहती है, नहीं मिसेस पंखुड़ी नहीं, मिसेस पंखुड़ी रुद्रवीर ठाकुर। तभी रुद्र बोला, हाय जालिम, अब गुस्ताखी करूँगा तो बोलोगे कि बेशरम हो और तुम दिल मेरा लूट रही हो, बताओ क्या करूँ। तभी पंखु कहती है, गाड़ी चलाने पर ध्यान दीजिए, पंखुड़ी ने कहा और चेहरा फेर कर निचला होठ कुचल कर मुस्कुराई। बस ऐसे ही बच्चे का दिल तोड़ देती है ये जालिम। उफ, इसको देखकर दिल इतना मचल उठता है और मेरी जालिमा को मुझ पर तरस आता ही नहीं। रुद्रवीर मन ही मन मुँह बनाते हुए शिकायत कर रहा था। गाड़ी घर के बाहर रुकी तो पंखुड़ी उतरी। रुद्रवीर ने गाड़ी टर्न की, पंखुड़ी के उसके साइड की खिड़की के पास गई और उसके माथे को चूमकर बोली, मन ही मन की गई बातें धीरे धीरे बोली जाती है साहब। तभी रुद्र बोला, तो मतलब तुमने सुन लिया? रुद्रवीर ने मासूमियत से पूछा तो उसने सिर हिला दिया। तभी रुद्र कहता है, तो फिर एक यहाँ भी किस दो ना। अपना गाल उसके आगे कर दिया तो पंखुड़ी उसकी बेबाकी देकर दंग रह गई। हंसते उसने होले से उसके गाल को चूमा और अंदर भाग गए और रुद्रवीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी अंदर आकर पंखुड़ी कपड़े बदलने के लिए कमरे की ओर बढ़ रही थी कि बेल बजी। तो पंखुड़ी सोचती है, लगता है साहब भी होंगे। सोफे पर रखे दुपट्टे को वापस गले में लपेट कर वो दरवाजे के पास गई। मास्टर से देखा, कुछ नजर नहीं आया, सब कुछ अंधेरा सा था। ना जाने कौन है, कहीं रुद्रवीर की कोई शरारत तो नहीं कर रहा है। यही सब सोचकर उसने हल्के से दरवाज़ा खोलकर झांका, बाहर कोई नहीं था। और दरवाज़ा बंद करने को हुई तो किन्हीं हाथों ने दरवाजे को अंदर की ओर धक्का दे दिया। पंखुड़ी को समझ पाती तब तक वो नीचे गिर गई और दरवाजे को अंदर से लॉक कर वासु रेडी उसके सामने खड़ा था। वो पहचानती नहीं थी इस अनजान शख्स को, बस गली में कभी कभार देखा था। तभी पंखुड़ी कहती है, कौन है आप और इस तरह मेरे घर में क्यों घुसे हैं? जाइए। वो उठकर पीछे की ओर बढ़ने लगी। वासु हाथ मसलते हुए अपने साउथ इंडियन हिंदी में वाहियात हंसी के साथ बोला, अयो इतने टाइम से तुमको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और तुम कहता है हम चले जाएं। वो बोलते बोलते पंखुड़ी के करीब आ गया था। एक गहरी नज़र उसने पंखुड़ी पर डाले तो पंखुड़ी अपने कदम पीछे लेते हुए हाथ में जो आ रहा था वो उस पर चिल्लाते हुए फेंकने लगी और बोली, ये क्या बदतमीजी है, दूर रहो मुझसे। जाहिर तो शक्ल और हरकतों से लग रहे हो, तुम जैसे घिनौने कीड़ों के कारण पूरी मर्द जात बदनाम है। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर साहब को भनक भी लग गई तो जान से जाओगे। छोड़ो मुझे, दूर हटो। उसे धकेलने की कोशिश करते हुए पंखुड़ी ने अपना हाथ आसपास घुमाया और हाथ में आया 100 पीस उसके सर पर मारा और उसे धक्का देकर कमरे की ओर भागने की नाकाम कोशिश की। उसका फोन वहीं था, उसने रुद्रवीर को बुलाना था, लेकिन बौखलाया वासु ने उसका पैर पकड़कर जोरों से खींचा तो वो धम से औंधे मुँह गिर गई। दांत से दबकर होठ के पास का हिस्सा फट गया, जिसके कारण खून की गर्म धारा चिन्ह पर आकर ठहर गई।
चटाक उठकर दोबारा भागने की कोशिश कर रही पंखुड़ी के गाल पर पड़ा और उसका सर दीवार से टकराया। खून की बूंदें वहां चमक उठी। पंखुड़ी लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ी। पंखुड़ी की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, पर घर के डोर एंड विंडो साउंड प्रूफ थे, सो अंदर की आवाज बाहर जाना नामुमकिन था। इधर रुद्रवीर अभी थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि कॉल आया। मीटिंग कैंसिल हो गई थी। पंखुड़ी को सरप्राइज देने के लिए लाल गुलाबों का एक गुच्छा खरीदा और गाड़ी की ओर भागा। बहुत बार डोरबेल बजाया लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। रुद्रवीर ने बहुत बेचैनी होने लगी थी। उसने पंखुड़ी के घर के स्पेयर्स की से दरवाज़ा खोला और अंदर आया, लेकिन अंदर का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। चीज़ें जहाँ तहाँ गिरी हुई थी। तभी पंखुड़ी की चीख सुनाई थी। रुद्रवीर का मानो दिमाग हिल गया, जैसे सारा खून एक का एक दिमाग की नसों में दौड़ पड़ा। वो तीर की तरह अंदर की ओर दौड़ा। पंखुड़ी पंखुड़ी वासु, दरवाजा खोल, कमीनी, छोड़ूंगा नहीं तुझे। उसने 2-3 जोर की लात दरवाजे पर जमाई तो दरवाजा खुल गया। मानो उसकी आंखों के महीन नसों में खून उतर गया। मुठ्ठियां गुस्से से भींच गई और चेहरा तमतमाकर लाल हो चुका था। रुद्रवीर की उफान मारती नजर वासु के हाथ पर जाकर रुकी, जिससे उसने पंखुड़ी को छुआ। एक झटके से उसका हाथ पकड़ उसने कसकर मोड़ा। वासु की थरथराती चीख के साथ उसका हाथ टूट गया था। उसने वासु पर लात मुक्कों की बरसात कर दी। वासु के चीखों से गली थरथरा उठी, जिसे सुन उस गली के सारे घरों के लोग वहां जमा हो उठे। पंखुड़ी की हालत देख सब समझ गए क्या हुआ। मिसेस सविता रेड्डी ने वासु को देखा, जिसे रुद्रवीर पागलों की तरह पटक पटक कर मार रहा था। घिनौनी सी नजर उस पर डालकर उन्होंने पंखुड़ी को सीने से लगा लिया। रुद्रवीर के सिर पर खून सवार हो चुका था। लग रहा था आज वो वासु की जान लेकर मानेगा। उस पर बैठकर बेतहासा मुक्के से उसके मुँह पर जड़े और चीखते हुए बोला, साले कमीने, समझाया था ना, उससे दूर रह। तेरी हिम्मत कैसे है उसे छूने की? जिन आंखों से मेरी पंखुड़ी पर तूने नजर डाले उन्हें फोड़ दूंगा मैं, जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। तभी एक आवाज है, अरे कोई रोको इसे वरना वासु मर जाएगा। लोगों के जमावड़े में से किसी एक ने कहा तो पंखुड़ी ने पथराई आंखों से सविता को देखा, जो उसे सीने से लगाए वासु से नजरें फेरे बैठी थी। फिर उठकर लड़खड़ाते कदमों से रुद्रवीर के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, छोड़ दीजिए इसे साहब, मर जाएगा वो। तभी रुद्र कहता है, इसे जीने का कोई हक भी नहीं है, आज इसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहते हैं रुद्रवीर ने उसका सिर दरवाजे से दे मारा, मगर खून में उबाल अब तक शांत नहीं हुआ था। उसे दोबारा मारने के लिए उसने हाथ उठाया तो एक टूटती आवाज़ उसके कान में पड़ी, आपको मेरी कसम साहब, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हाथ नीचे कर मुट्ठी भींच कर उसने दीवार पर 3-4 बार मारा और पंखुड़ी को देखा। गुस्से के नीले निशान, कहीं सूखी खून की धारा, आंसू से भीगा चेहरा तड़प कर उसे बाहों में समेट लिया। उसने वहीं उसकी बाहों का सहारा पाकर पंखुड़ी पपक पड़ी। रुद्रवीर पंखुड़ी को सीने से चिपकाए उसके सर पर हाथ फेरता, अपने प्यार भरी सलाहट से उसके आंसू को बहने की वजह दे रहा था। उसकी फूलती हुई सांसें गवाह थी कि अब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। लेकिन पंखुड़ी को देख खुद को बेमुश्किल से रोका रखा था उसने। जब पंखुड़ी का रोना बंद हुआ तो उसे बेड पर बिठाया और वासु की टांग पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर ले जाकर रोड पर फेंक दिया। पुलिस को कॉल कर उसने बुलाया तो अधमरी हालत में पड़ा वासु गिड़गिड़ाने लगा, नहीं जी, पुलिस को मत बुलाओ, हमको माफ़ कर दो, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। सविता, तुम इसको समझाओ, अपना नाम सुन। सविता आंसू पहुँच उसके पास गई और उसके छाती पर एक लात चढ़ते हुए बोले, तुम जैसे भेड़िए के साथ में नहीं रहूँगी। अगर आपको एक मर्डर माफ़ होता है तो तुमको भी मार डालना। बस सब वासु को खरी खोटी सुना रहे थे और सबसे इतर रुद्रवीर हाथ बांधे खड़ा पुलिस का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसकी नजरें वासु रेड्डी को ही घूर रही थी, जैसे किसी भी पल झपट पड़ेगा। अरे तुम सब, आपको बोलता कोई इन लोगों से क्यों नहीं पूछता कि क्या रिलेशन है इनका? आइयो, हम अपनी ऐसा से इसको उस लड़की के घर को जाते देखा है बहुत बार। वासु रेड्डी वासु की बकवास सुन रुद्रवीर गसते हुए एक बार फिर उसे उसकी खुराक देने लगा। सब उसे वासु से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। तभी रुद्र कहता है, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी और सी बातें हैं पंखुड़ी के बारे में बोलने की? जान है वो मेरी, छोड़ूंगा नहीं तुझे। बहुत मुश्किल से सबने उसे वासु से दूर रखा, लेकिन वो छूटकर वासु की ठुकाई करने के लिए छटपटा रहा था। कहते हैं ना, एक औरत के चरित्र पर
समाज को सवाल उठाते देर नहीं लगती। वासु रेड्डी की वाहियात बातें सुनकर तुरंत बाकी सब भी जज करने लगे पंखुड़ी और रुद्रवीर के रिश्ते को। पंखुड़ी के करेक्टर पर बड़ा सा सवाल उठ गया। जितने मुँह उसकी उतनी ही बातें, और ये सब कुछ रुद्रवीर के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। पंखुड़ी मुँह पर हाथ रखे इन घटिया बातों को सुन कर फूट फूट कर रो रही थी। रुद्रवीर ने एक नज़र उसे देखा और अंदर आ गया। मंदिर से मुट्ठी भर सिंदूर उठाया और बाहर आकर उसने एक उड़ती नज़र उन खोखले समाज पर डाले जिसने एक मोलेस्टर के सुनकर एक लड़के पर इतने सवाल खड़े किए, और मुट्ठी में मौजूद सारा सिंदूर उसने पंखुड़ी की मांग में भर दिया। अब सबके मुँह सेल गए। गरम आंसुओं की धार उसके पंखुड़ी के गाल पर लुढ़क गई, जिससे पहुँचते हुए रुद्रवीर उन खोखले समाज से मुखातिब होकर बोला, रिश्ता जानना था ना सबको, मेरा और पंखुड़ी का। बीवी है ये मेरी, सी इज़ माई वाइफ, डैम इट। और किसी ने भी इसे छूना तो दूर, इसकी ओर देखा या फिर इसके बारे में कोई अपशब्द कहा तो जुबान खींचकर हाथ में देने के साथ साथ जान हलक से निकाल दूंगा। सब खामोश हो गए थे। वहीं सविता रेड्डी ने ताली बजाते हुए कहा, मान गया तुम्हारा लव। कहा सारे मर्द तुम्हारे जैसा सोच रखे तो वासु जैसे लोग सोसाइटी को गंदा नहीं कर पाएगा। मैं पंखु तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, रुद्रवीर ने पंखुड़ी से कहा। लेकिन वो अकेले पढ़ने से डर रही थी। रुद्रवीर ने सविता से रिक्वेस्ट की तो वो पंखुड़ी के साथ अंदर चले गए। थोड़ी देर में पुलिस आए रुद्रवीर को रिटर्न कंप्लेंट देने के लिए। पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। उसने FIR दर्ज करवाया। उस दरिंदे को लॉकअप में बंद करवा दिया। पंखुड़ी सोफे पर सदमे में सिमटी बैठी थी। रुद्रवीर ने उसके सिर पे हाथ फेरा तो उसने सिर उठाकर उसे देखा और दोबारा उसके कोने भीग गए। सविता रेड्डी उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। रुद्रवीर ने दरवाज़ा बंद किया और पंखुड़ी के पास जाकर बैठा तो वो उसकी गोद में सिमट गए। तो रुद्र कहता है, सॉरी पंखु, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तो मैं तुम्हारे पास नहीं था। मैं रहता तो ऐसा कुछ नहीं होता। माफ़ कर दो मुझे, मैं तुम्हारी रक्षा न कर पाया। आई एम सॉरी। रुद्रवीर उसके बालों में हाथ फिरा रहा था। तभी पंखुड़ी कहती है, आपकी कोई गलती नहीं है साहब, आप तो हमेशा मेरे रक्षक बन जाते हैं। आप नहीं होते तो वो मुझे, पंखुड़ी रोते हुए उसके सीने से लग गए। मुझे घिन हो रही है खुद से, मैं क्या करूं साहब, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप मार दीजिए मुझे, हमेशा आपकी परेशानी का कारण बन जाती हूँ। आज मेरी वजह से आप पर भी सवाल उठ रहे थे। मुझे जीने का कोई हक नहीं है साहब, मार दीजिए मुझे। तभी रुद्र कहता है, चुप, बिल्कुल चुप। जान लेना चाहती हो तो कोई तेज धार तेज चीज उतार दो मेरे सीने में, लेकिन ऐसी बातें करके मुझे बेमौत मत मारो। पंखु बच्चा प्लीज ऐसा मत बोलो, बहुत चुभ रही है तुम्हारी बातें। रुद्रवीर ने कसकर उसे पकड़ लिया था। जितना गुस्सा सीने में दबन था सब एक झोंके से गर्म आंसू बनकर बाहर निकल गया। उसके आंसू महसूस कर पंखुड़ी की पकड़ भी उसकी पीठ पर कस गई और बोले, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। रुद्रवीर के आंसू को पहुँचते हुए पंखुड़ी ने कहा तो रुद्रवीर ने बिना कुछ कहे उसके आंसू पहुँचे, दोबारा उसे सीने से लगा लिया और बोला, आज तुम्हें उस हालत में देखा तो धड़कन रुक गई थी। मैं तुम्हारे बगैर ना जी पाऊंगा और ना जीना चाहता हूँ। पंखु तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना, कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। पंखुड़ी का चेहरा तेली में भरकर उसने पंखु से पूछा तो उसके हाथ पर अपने हाथ रख पंखुड़ी बोली, बीवी हूँ आपकी तो आपके साथ ही रहूँगी ना साहब, नहीं जाऊंगी कभी आपसे दूर। आप कहेंगे तो भी नहीं बीवी। इस शब्द को सुन रुद्रवीर ने हल्के से मुस्कुराकर पंखुड़ी का माथा चूम लिया था। बादल गरजने की आवाज आई तो वो दोनों एक दूसरे को देख हल्के से मुस्कुरा उठे। इस बार बारिश उसके हर खूबसूरत लम्हे का गवाह बनने आज जाती है। रुद्रवीर ने पंखुड़ी को गोद में उठाया और बेडरूम में ले जाकर उसे बेड पर बिठाया। फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके सामने बैठ उसके जख्मों पर आहिस्ते से फूंक मारते हुए मलहम लगाया। पंखुड़ी को याद आ रहा था जंगल के झोंपड़ी में जब दोनों ठहरे थे, ऐसे ही तब भी रुद्रवीर ने प्यार से मलहम लगाया था। कितना कुछ बदल गया उस रात और आज के इस शाम के बीच। आज उसके बीच बनते मोहब्बत को एक रिश्ते का नाम मिल गया था। आज वो बीवी बन चुकी थी उस नेक इंसान की जिसने हमेशा उसे जान से ज़्यादा चाहा। तभी रुद्र कहता है, सो जाओ, दर्द कम हो जाएगा। झुककर इत्मीनान और अपनापन से उसका माथा चूमकर रुद्रवीर ने कहा और जाने के लिए मुड़ा तो पंखुड़ी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पलट कर देखा, पंखुड़ी एक टुकड़ उसे ही देख रही थी। मांग सिंदूर से भरी हुई जो पूरे बाल में बिखरी थी, माथे और नाक पर भी सिंदूर लगा था। वो बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही थी। रुद्रवीर वही उसके पास बैठ गया और वो मासूम बच्ची उसके गोद में सरक कर सो गई। रुद्रवीर उसे काफ़ी देर तक निहारता रहा। मोहब्बत ही उसकी अब बीवी बन चुकी थी। उफ,
कितना खूबसूरत लगता है उस मासूम लड़की को बीवी पुकारना। थोड़ी देर बाद रुद्रवीर उसके सर के नीचे तकिया लगाकर डिनर बनाने चला गया। वैसे तो रिश्तों में दोनों पति पत्नी थे, मगर दोनों ने तय किया था कि वो सोमवार के रोज मंदिर में पूरी रस्म और रिवाजों के साथ शादी करेंगे, बिल्कुल वैसा जैसा उन्होंने पहले सोचा था। तब तक के लिए दोनों पहले की तरह अलग अलग घर में रहेंगे। देखते देखते 5 दिन हो गए। आज सोमवार यानी कि दोनों आशिकों के बंधन का दिन था। श्वेता को भी दोनों ने इनवाइट किया था। रुद्रवीर ने ऊंटी से अपने खास दोस्त वैभव को और नए ऑफिस के कुछ कलीग्स जिनसे दोस्ती हो चुकी थी उन्हें बुलाया शादी में। वैभव अभी वाइफ मेघना के साथ आया था। मंदिर में पहले से ही मैरिज बुकिंग करवा ली थी उसने। वैभव और बाकी दोस्तों ने मिलकर रुद्रवीर को तैयार किया। नॉर्थ इंडियन में वो शादी होने वाली थी, इसीलिए रुद्रवीर ने गोल्डन कलर की शेरवानी के साथ सिर पर क्रीम कलर का साफा पहना था। कमर के बाद छोटी सी कटार और साफे पर बंधा था सहरा। मंदिर के प्रांगण में बंधे मंडप में दिल थामे रुद्रवीर अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। एक भीनी सी खुशबू उसने दिल दिमाग पर काबिज हो गई थी, चूंकि कंगन की खन खन और पायल की छन छन से उसका दिल धड़काते हुए सविता और मेघना के साथ होले होले कदमों से आती पंखुड़ी को देख रुद्रवीर की आंखें फटी रह गई। मुँह खुला का खुला रह गया। वो सम्मोहन से घिरा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये देख श्वेता और मेघना पंखुड़ी को छेड़ते हुए हंस पड़ी और पंखुड़ी शर्म से गड़ी जा रही थी। सबसे बेप्रवाह सीधे कदमों में रुद्रवीर पंखुड़ी के सामने रुका। एक हसरत भरी नज़र उस पर डाली। वो 16 श्रृंगार पंखुड़ी को श्रृंगार रूप में देखकर उसकी खूबसूरती से हसरत आज पूरी हुई थी। कुछ पल एक टकी लगाकर उसे टुकुर टुकुर ताकता रहा। बेलोम शोर मचाते हुए दिल के दायरे पर हाथ रख लिया और प्यार भरे एहसास का पुट बनाकर पंखुड़ी के माथे पर रख दिया। और उसका ये बेबाक अंदाज देख जहाँ बाकी औरतें हंस पड़ी, वहीं पंखुड़ी बस शर्मा खुद में सिमट गई। रुद्रवीर ने उसका हाथ पकड़ा तो उसी वक्त बादल गरजे, जिसे सुन पंखुड़ी ने आसमान की ओर देखा और बोली, आ गई आपकी अजीज गवाह बने। तो रुद्र कहता है, मेरी अजीज वो बारिश नहीं, बारिश की लड़की है जो बारिश की बूंदें बनकर मेरी रूह में समा चुकी है। बड़ी रुमानी अंदाज में उसने कहा तो मेघना ने हंसते हुए पूछा, एक बात बताइए भाई जी, आप मेरी देवरानी को बारिश की लड़की क्यों बुलाते हैं? तो रुद्र कहता है, वो क्या है ना भाभी जी, आपकी देवरानी कुछ इसी तरह मिली ही थी मुझसे कि इसके लिए जबान और एक ही नाम आता है, बारिश की लड़की, और बैकग्राउंड में गाना बजता है, एक लड़की भीगी भीगी सी। रुद्रवीर ने हसरत से पंखुड़ी को निहारते हुए मेघना से कहा और बड़े ही शौकी अंदाज में बोला, अब अगर इजाज़त हो तो अपनी इस बारिश की लड़की को आप लोगों से चुरा कर ले जाओ। तभी एक आवाज़ आई, चोर को पहली बार चोरी करने से पहले इजाज़त मांगते देख रही हूँ। ले जाइए भाई जी, आपकी ही अमानत है। मेघना ने हल्के से पंखुड़ी को रुद्रवीर की ओर धक्का दे दिया। उसका हाथ पकड़कर रुद्रवीर मंडप की ओर बढ़ गया। इसी के साथ बाहर रिमझिम बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी हल्की हल्की फुहार मंडप में पहुंचकर उन्हें सुकून से लेबरेज कर रही थी। विवाह की विधियां शुरू हुई। हर विधि के साथ उनका आजीवन का साथ जुड़ता जा रहा था। वरमाला हुआ तो सारे दोस्त रुद्रवीर को तनकर खड़े होने को कहने लगे। रुद्रवीर इन सबको देखा और एक नज़र अपनी जान को देख उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। पंखुड़ी महसूस कर रही थी उसकी मोहब्बत को, जिसकी कोई हद नहीं थी। पंखुड़ी ने उसे वरमाला पहनाया और उसके नज़दीक जाकर रुद्रवीर ने प्यार से उसके गले में वरमाला डाला तो सब ताली बजाकर शोर करने लगे। अब रुद्रवीर और पंखुड़ी की शादी तो हो चुकी थी। क्या लगता है आपको, इस शादी के बाद पंखुड़ी की सारी परेशानी टल जाएगी या फिर अभी और मुसीबतें आनी बाकी हैं? क्या दुष्यंत चौधरी ने पंखुड़ी को ढूंढना छोड़ दिया या फिर वो एक नई मुसीबत बनकर दोनों के सामने आएगा? ये जानने के लिए कहानी का पार्ट 4 देखना। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।